हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ 11th क्लास की बायोलॉजी, जिसके अंदर अपन सबसे पहले करेंगे यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 में आप जानते हो 4 चैप्टर है, एक एक करके सारे चैप्टर देखेंगे। सबसे पहला चैप्टर अपना लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अब कुछ ही दिनों बाद यानी 5 तारीख को आपका बायो का पेपर होगा, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने चैप्टर तो कर लिए होंगे, नहीं करे होंगे तो इस सीरीज को, रिवीजन सीरीज को फॉलो करना और अपने उन दोस्तों को भेजना जिनकी बायो की प्रिपरेशन अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो है वो आपके लिए है बायोडायवर्सिटी। अब बायोडायवर्सिटी होती क्या है ये समझ लो। बायोडायवर्सिटी एक टर्म है जो यूज करा जाता है किसके लिए, द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट दैट इज प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। ठीक है, यानी अर्थ के ऊपर जितने भी पौधे और एनिमल्स हैं, इनका अगर आप नंबर टोटल करोगे और जो निकल के आएगा उसी को अपन क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी। दूसरे लफ्जों में वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ, इसे क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, देन अगर हम बात करें कि बायोडायवर्सिटी के हिसाब से अब तक कितने स्पीसीज को ढूंढा गया है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन यानी आपको याद कर रखना है IUCN। IUCN की फुल फॉर्म याद रखना है, इट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचर। ठीक है, इसने क्या बताया, इसने कहा कि अभी तक इस अर्थ पर टोटल 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज को ढूंढा गया है, जिसमें से 1.2 मिलियन एनिमल्स से एंड 0.5% प्लांट्स है। ठीक है, और एनसीईआरटी जब खोलोगे तो वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है, वहां पे एक पैराग्राफ देखोगे, वहां पे लिखा हुआ मिलेगा एज एरिया इंक्रीजेस और एक्सप्लोर्ड नंबर ऑफ स्पीसीज ऑल्सो इंक्रीज। यानी आप जितने ज्यादा एरिया को एक्सप्लोर करोगे उतनी ही ज्यादा आपको नंबर ऑफ स्पीसीज वहां पर देखने को मिलेंगे। और डिपेंड ये भी नहीं करता कि आपने एरिया, आपका एरिया नया है या पुराना है, आपको पुराने एरिया के अंदर भी नई स्पीसीज देखने को मिल सकती है और नई एरिया के अंदर तो आपको नया स्पीसीज देखने को मिलेगा ही। ठीक है, एंड जैसा कि मैंने बताया कि एरिया बढ़ने से नंबर ऑफ स्पीसीज भी बढ़ेगी, तो सिमिलरली उन नई स्पीसीज को क्या करना पड़ेगा भाई, आपको एक नाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब इतनी सारी स्पीसीज है तो सबको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर नाम तो होगा ना, हर किसी का अलग अलग। जैसे आपके घर के अंदर भी आप लोगों का, अगर आप बहुत सारे भाई बहन हो तो उन सब का एक अलग नाम होगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक यूनिवर्सल नेम होता है। ठीक है, अब ये नेमिंग करने का कुछ प्रोसेस होता है। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आपको किसी का नाम रखना है तो नाम रखने के लिए आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके आइडेंटिफिकेशन पता होने चाहिए। ठीक है, जो कि आपका नेक्स्ट पॉइंट है। नॉमेनक्लेचर इज पॉसिबल ओनली व्हेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डन। यानी सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो नॉमेनक्लेचर कब पॉसिबल है, जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हो, देन आप उसका नाम भी रख सकते हो। ठीक है, इसी बीच में आ जाता है देयर आर 2 कोड्स, यानी अब अलग अलग टाइप के, जैसे कि आपको पता है कि कुछ होते हैं हमारे अर्थ के ऊपर, कुछ एनिमल्स हैं और कुछ प्लांट्स हैं। तो एनिमल्स का नाम रखने के लिए एक अलग ही हमने क्या बना रखा है, सिस्टम बना रखा है, एंड प्लांट का नाम रखने का काम किसी और को दे रखा है। तो ये 2 कोड्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने ही रखने। ठीक है, जिनमें से पहला आप देखोगे ICZN। ठीक है, और पिछले कई सालों में इसे पूछा भी गया है, तो इसको आप स्टार मार्क रखना। ठीक है, ICZN क्या होता है, ये ऐसा प्रकार सिस्टम है जो एनिमल्स को या एनिमल्स की नेमिंग करता है। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये इंपॉर्टेंट है, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी ये एनिमल्स का नाम रखता है। देन ICBN क्या करता है, ये आपके सभी प्लांट्स को, जो भी नए डिस्कवर होते हैं या जितने भी पुराने हैं, उन सभी को नाम किसने दिया है, ICBN ने। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी जितने भी पौधे हैं उन सभी का नाम कहीं ना कहीं ICBN ने रखा है। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों के नाम में, सिर्फ याद रखना, एक जूलॉजिकल नेम देता है और एक बोटेनिकल। और जूलॉजिकल के आगे आप देखोगे तो ऑफ आएगा और बोटेनिकल के आगे 4 आता है। इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, जो बोटेनिकल के लिए वहां पर 4 आएगा। ठीक है, देन बात कर लेते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की। तो देखिए, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कुछ और नहीं, ये बता रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो नेम होंगे, जो यूनिवर्सल नेम होंगे, उसके अंदर सिर्फ 2 ही वर्ड आ सकते हैं। एक उसके जीनस को, यानी जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा उसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा या स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये सिस्टम बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर देने वाले साइंटिस्ट का नाम है कैरोलस लिनियस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर के अंदर यही एक साइंटिस्ट है। देन आगे एक और पढ़ोगे अर्नस्ट मेयर के बारे में, फिलहाल तो यही साइंटिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
और इनकी एक कहानी भी इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए ये जो साइंटिस्ट है इनका खुद का नाम 3 वर्ड्स में था। इन्होंने ये जो आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ना, ये सबसे पहले अपने नाम के ऊपर अप्लाई करा। इनका जो नाम था वो 3 वर्ड्स में था, देन इन्होंने उस 3 वर्ड को कंबाइन करके अपने खुद का नाम कन्वर्ट किया किसके अंदर, कैरोलस लीनियस। ठीक है, देन अभी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया 2 कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर, यानी 2 नेम। बाय का मतलब जानते हो 2 होता है, नोमिनल का मतलब होता है नेम। ठीक है, तो पहला आता है आपका क्या, जेनेरिक नेम होगा, जेनेरिक मतलब जीनस, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हर कोई तो नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा मुंह उठाकर और आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसी ऑर्गेनिज्म करके चला जाएगा। ठीक है, ये सारा सिस्टम करने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए एक प्रॉपर रूल्स होते हैं। ठीक है, और रूल्स क्या है वो देखो, किसी का भी अगर आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करना है, साइंटिफिक नेम देना है, तो जनरली आप उसके लिए लैटिन यूज करोगे, और अगर आप उसे लिखोगे, राइट करोगे, तो वो इटैलिक्स में लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है। देन सेकंड रूल क्या है, फर्स्ट वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, और वहीं दूसरा वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज को या फिर स्पेसिफिक एपिथेट को। ठीक है, थर्ड रूल क्या कहता है, अगर आप नाम लिख रहे हो, किसी ऑर्गेनिज्म का, हाथ से लिख रहे हो, प्रिंट नहीं कर रहे हो, देन आप क्या करोगे, दोनों वर्ड, दोनों कंपोनेंट जीनस और स्पीशीज दोनों को सेपरेटली लिखोगे। ठीक है, सेपरेट लिखकर उनको सेपरेटली अंडरलाइन कर दोगे। ठीक है, याद रखना, अंडरलाइन कर दोगे सेपरेटली। एंड फोर्थ पॉइंट है, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज कैपिटल व्हाइल अदर ऑल लेटर्स आर स्मॉल। ठीक है, यानी कि देखो ये 4 रूल हैं और पेपर में ये आ जाता है। ठीक है, 2 मार्क्स में आता है कि रूल्स बताओ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए, तो ये चारों आपको लिखने पड़ते हैं। देन अगर एग्जांपल देखो तो आपके सामने एक एग्जांपल है जो कि है मैंजीफेरा इंडिका लीन। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, जनरली बात देखोगे तो ये जो है मैंजीफेरा है, इट इज जीनस, ये क्या है, जीनस है। इंडिका की बात करें तो इंडिका आपका स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट। एंड वही बात करें इस लीन की, तो लीन क्या है, लीन कुछ और नहीं, साइंटिफिक नोटेशन है किसका, जिसने इसको ढूंढा है। ठीक है, ऑथर्स नेम का। अब जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होगा जनरली या तो लैटिन में होगा या लिखा होगा इटैलिक्स के अंदर। ठीक है, तो लैटिन वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए करा गया क्योंकि लैटिन लैंग्वेज एक टाइप की डेड लैंग्वेज है, इसके अंदर कोई भी नई चीज अब नहीं आएगी, इसके अंदर कुछ फिक्स ही रूल्स होते हैं लैटिन लिखने के लिए, तो कभी भी ये चेंज नहीं हो सकती, इसीलिए 100 सालों तक, 1000 सालों तक जो भी आपने नाम रखा है वो सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो साइंटिफिक नेम होता है, जरूरी नहीं कि इसको आप अंडरलाइन करो या लैटिन में लिखो या इटैलिक्स में लिखो, क्योंकि भाई किसी का भी कॉमन नेम तो नॉर्मली होगा, जैसे मेरा नाम जफर है तो जफर ही लिखोगे आप, ZAF। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे, अगर शॉर्ट में लिखना है, एब्रीविएशन यूज करना है तो। सिमिलरली मैंगो का साइंटिफिक नेम रखने वाले कोई और नहीं, कैरोलस लीनियस है, इसलिए इनके नाम के लास्ट के 4 लेटर एज अ एब्रीविएशन यहाँ पर यूज करा गया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप बाकियों का भी नेम रख सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस पूरे अर्थ के ऊपर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है, तो उन सभी का क्लासिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। सवाल आता है व्हाई वी नीड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखो, इतने सारी स्पीसीज है, इन सबको अगर एक साथ पढ़ने बैठोगे तो एक एक को पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, तो इनको अगर एक इनका स्पेशल ग्रुप बना दिया जाए जिसके अंदर सारे ऑर्गेनिज्म वो वाले हों जिनके मतलब मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर सिमिलर हों, तो आप क्या कर सकते हो, उस ग्रुप को डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, इन सब की क्वालिटी सेम ही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्कूल के अंदर 100 बच्चे हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि वो सारे बच्चे पहली के हों या दूसरी के हों या 11th के हों। क्या होता है, अगर 11th के भी होते हैं तो आपने देखा होगा आपके स्कूलों के अंदर भी बहुत सारे सेक्शन बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेलिजेंट, है ना, कि कौन इंटेलिजेंट है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रीम। आपके खुद के स्कूल के अंदर बहुत सारे सेक्शन होंगे, साइंस वालों के लिए अलग होगा, आर्ट्स वालों के लिए अलग होगा, एंड कॉमर्स के लिए अलग होगा। अब मान लो आपकी क्लास के अंदर सारे साइंस के बच्चे मिलेंगे, है ना। सिमिलरली अब आपके मान लो कोई बाहर से आता है, तो आप अगर किसी को पूछना होगा साइंस की क्लास का है, तो आराम से आपको ढूंढा जा सकता है। तो यही चीज है कि अगर इतने सारी स्पीसीज को आप पढ़ना चाहते हो तो आपका टाइम बचेगा क्लासिफिकेशन के जरिए, एंड आप इजीली किसी भी ग्रुप को स्टडी कर सकते हो। ओके बच्चों, तो क्लासिफिकेशन इसी वजह से जरूरी है।
एंड क्लासिफिकेशन होता क्या है ये याद रखना, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। यानी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या करते हो, क्लासिफिकेशन करते हो, यानी उनको कैटेगराइज कर देते हो उनके इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेस पे, मतलब जो आपको दिखता है कि अच्छा इनके अंदर ये क्वालिटीज हैं तो इसको इस ग्रुप में डाल दो, इसके अंदर ये वाली क्वालिटी है तो इसको उठा के इधर डाल दो। ओके, देन बात कर लेते हैं, जो क्लासिफिकेशन होता है वो कभी भी एक सिंगल स्टेप नहीं होता, ये हमेशा मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, याद रखना ये सिंगल स्टेप नहीं है, ये मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है, और इनके क्लासिफिकेशन के हर एक स्टेप को हमने रैंक, लेवल या कैटेगरी में डिवाइड किया है। ओके, देन आपका टर्म आ जाता है टैक्सोनॉमी। अभी टैक्सोनॉमी क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन करना होता है इन ऑर्गेनिज्म का, तो क्लासिफिकेशन कोई नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कोई भी आएगा उठाकर मुंह उठाकर आ जाएगा और क्लासिफिकेशन कर देगा ऑर्गेनिज्म का। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, यानी आपके पास ये नियम होते हैं, इस नियम के हिसाब से आप इन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करोगे, और उनको क्लासिफाई करने के लिए भी आपके पास अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बात करें टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर बाय विच ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई इनटू डिफरेंट कैटेगरी। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी के कुछ कंपोनेंट होते हैं। अब टैक्सोनॉमी में ना देखो, टैक्सोनॉमी क्या है, एक टाइप की स्टडी तो है कि आप कैसे क्लासिफाई कर रहे हो, मतलब आपके रूल्स क्या है एंड आपका मेथड क्या है। उसके अंदर भी आपके 4 कंपोनेंट मेन है, जो कि पहला कैरेक्टराइजेशन। अब कैरेक्टराइजेशन क्या है कि आप है ना किसी भी एक नए ऑर्गेनिज्म का या पुराने ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर देखते हो, इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर है। ठीक है, अब कैरेक्टर में क्या हो सकता है, आपका स्केलेटन हो सकता है, ठीक है, आपका सेल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है ना, आपके थैलस हो सकता है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, इसके बेसिस पे आप कैरेक्टराइज करोगे। ठीक है, और एक बार आपने देख लिया कि इसके कैरेक्टर इन इन चीजों से मिलते हैं, देन आप उसको क्या करोगे, आइडेंटिफाई कि अच्छा इसके फीचर इस दूसरे एनिमल से मिलते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये वाला और ये वाला ऑर्गेनिज्म दोनों सिमिलर हैं, तो ये आप आइडेंटिफाई कर लोगे। अब एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस वाले ऑर्गेनिज्म को इस ऑर्गेनिज्म के साथ क्लासिफाई करके रख देना है। ठीक है, और एट दी एंड जब आपने ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन सब कर लिया तो बचता क्या है, नॉमेनक्लेचर। अब आप उसका क्या कर रहे होगे, उसका आराम से नाम रख दोगे। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट आपके होते हैं टैक्सोनॉमी के। ठीक है, इनको याद रख लेना, और ये इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में भी ऐसे ही है। अब फटाफट से इसके बाकी के टॉपिक को देखते हैं। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी क्या क्या होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी आप यहां भी देखोगे, आगे भी पढ़ने वाले हो। सबसे पहले टैक्सोनॉमी 2 टाइप की होती है। ठीक है, वैसे 3 होती है, पर आप यहाँ पे ध्यान देखना, एक है आपकी क्लासिकल, एक है मॉडर्न, और एक अपन कंसिडर कर लेते हैं सिस्टमैटिक, जो कि अलग देखेंगे। ठीक है, क्लासिकल क्या होता है, यानी देखो अपन क्लासिफाई कर रहे हैं, मतलब क्लासिफिकेशन करेंगे किस बेसिस पर, जस्ट एक्सटर्नल फीचर, यानी देखकर कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फीचर दिख रहे हैं आपको, जस्ट आप अपनी आंखों से देख के बता सकते हो। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फीचर। मॉडर्न में क्या क्या आ जाता था, मॉडर्न में किस बेसिस पर आप क्लासिफाई करते हो ऑर्गेनिज्म को, तो वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल, मतलब देखकर, प्लस इंटरनल यानी एनाटॉमी। ठीक है, एक तो आपने मॉर्फोलॉजी देख लिया, देन आपने एनाटॉमी देख लिया, अब दोनों को एक साथ देखोगे, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, मॉडर्न टैक्सोनॉमी करते थे। इसमें क्या क्या जाता है, सेल स्ट्रक्चर काउंट करते हैं। ठीक है, साइटोकेमिकल मतलब आपके अंदर कौन कौन से केमिकल है, केमिकल का टाइप क्या है, और एम्ब्रियोलॉजिकल एक्सेट्रा, ये कुछ आपके एग्जांपल है। ठीक है ना, अब बात करते हैं सिस्टमैटिक क्या है। देखो सिस्टमैटिक क्या है, ये एक है ना लैटिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है जो कहां से डिराइव किया गया है, ये डिराइव हुआ है सिस्टेमा से। सिस्टेमा क्या है, सिस्टेमा एक वर्ड है जो कि कैरोलस लीनियस ने अपनी बुक में यूज किया था। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने अपनी बुक में यूज किया था, उस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, याद रखना, एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के फीचर्स के ऊपर कैरोलस लीनियस ने एक बुक पब्लिश करी थी सिस्टेमा नेचुरी नाम से, उसी के अंदर उन्होंने एक वर्ड यूज किया था सिस्टेमा, और वहीं से ये वर्ड आया सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक क्या होता है, सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना, यानी उनको क्लासिफाई करना, ये होता है आपका सिस्टमैटिक। अब ये क्या होता है, देखो जैसे कि ये तो क्लासिकल था, देन ये आपका मॉडर्न था, इसमें क्या है, टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी टैक्सोनॉमी थी, टैक्सोनॉमी के 4 पॉइंट बताए थे कंपोनेंट, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, वो 4 प्लस में आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या उस ऑर्गेनिज्म का जो आपको मिला है वो कभी पुराने किसी मतलब एंसेस्टर से बिलोंग करता है या आने वाले किसी से बिलोंग करेगा, जिसे अपन
इसको फाइलोजेनेटिक को आप ये भी हो सकते हो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो इस तरीके से भी अपन क्या करते हैं, सिस्टमेटिक आप क्या कहते हो टैक्सोनॉमी करते हैं। ये पॉइंट याद रखना, क्या क्या है, कहां से उठा के लेकर आए थे, इसका मतलब क्या होता है, याद रखना। देन बात कर लेते हैं कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप तो है नहीं, मल्टीपल स्टेप है, और हर एक स्टेप को आपने रैंक, लेवल, कैटेगरी कहा था। तो उसी हिसाब से आप देखोगे कि टोटल 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं हमारे पास। ऑब्लिगेट मींस इंपॉर्टेंट कैटेगरीज, ठीक है, यानी जिनको हमने क्या कर रखा है, एक फिक्स अरेंजमेंट पैटर्न में अरेंज करा है, ठीक है, और वही पैटर्न आप लोगों को पढ़ना होता है, हर जगह वही फॉलो होता है, ठीक है। कहां से स्टार्ट करते हैं इसको, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन या फाइलम या डिवीजन, या फिर सीधा किंगडम, ओके। ये ऑर्डर याद रखना, ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है, जिसमें जो स्पीसीज है ये सबसे लोवेस्ट लेवल होता है। स्पीसीज सबसे लोवेस्ट होता है क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलैरिटी दिखती है या मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, क्लियर। और जैसे जैसे आप स्पीसीज से ऊपर बढ़ते जाओगे, यानी स्पीसीज से जीनस पे जाओगे तो सिमिलैरिटी कम होगी, फिर ऊपर जाओगे तो सिमिलैरिटी और कम होगी। एट द एंड जब आप किंगडम तक पहुंचोगे तो किंगडम सबसे हाईएस्ट लेवल है, मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल मतलब रैंक या कैटेगरी है, जो जिसके पास आपको ना बहुत ही कम क्या मिलेगा, सिमिलैरिटी। देखो मिनिमम सिमिलैरिटी, यहां पर आते आते सिमिलैरिटी खत्म ही हो जाती है ना। जैसे कि मान लो, आपको एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूं, मैंने आपको बोला बेटा एक ही ऑर्गेनिज्म है, आपको उसको है ना क्लासीफाई करना है, तो आप कैसे करोगे उसको, तो उसे क्लासीफाई करने के लिए आप सबसे पहले पूछोगे क्या कि भैया ये तो बताओ प्लांट है एनिमल है, ऐसे करोगे। अब प्लांट है एनिमल है, अब इसके फीचर देखोगे, अगर प्लांट है तो प्लांट में पूछोगे भैया ये बताओ कि ये चीज किससे रिजेंबल करती है ना, इसकी फैमिली क्या है, एल्गी है ना, एल्गी है या ब्रायोफाइट है, टाइडोफाइट है, ये तो बताओ। या फिर एनिमल अगर मैं दे रहा हूं आपको, तो आप पूछोगे ना कि भैया एनिमल बताओ, एनिमल में क्या ले रहे हो आप, आपने क्या लिया, आपने नॉन कोऑर्डिनेट लिया है, कोऑर्डिनेट लिया है, ठीक है, या फिर आपने फाइलम लिया है या क्लास लिया है, ठीक है, मैमल्स ले रहे हो, पॉरीफेरा ले रहे हो, कुछ तो इन्फॉर्मेशन दोगे ना। तो इसी हिसाब से क्या करते हैं अपन, धीरे धीरे, मतलब आप है ना पहले कॉमन कैरेक्टर ढूंढते हो, इस हिसाब से आप है ना उनको मैच कर रहे हो, तो क्या इसके अंदर ये कैरेक्टर पाए जा रहे हैं, अगर कैरेक्टर पाया जा रहा है तो आप उस फाइलम में डाल दोगे, है ना, अगर वो नहीं मिल रहा तो दूसरे में चेक करोगे। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, अपना टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को फिट करते हैं, क्लियर। तो याद रखना, ये फ्लो जो है ना, ये फ्लो चार्ट जो बना रखा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। कई बार है ना, वैसे अब तो शायद चांसेस कम है, लेकिन कई बार पहले पूछा गया है कि इसको रीअरेंज करो, ठीक है, ऊपर नीचे करके दे देते हैं, बोलते हैं कि इसका है ना सही डायरेक्शन बताओ। तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। फाइलम याद रखना एनिमल्स के लिए होता है, डिवीजन प्लांट के लिए होता है, देन किंगडम, ओके। तो अब आगे करते हैं बात स्पीसीज। अब एक एक करके इन सबको देखेंगे, इनके एग्जांपल देखेंगे, देन ये चैप्टर खत्म, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है ना। अब स्पीसीज क्या है, स्पीसीज पढ़ने से पहले ये याद रखना कि अर्नस्ट मेयर एक साइंटिस्ट थे जिनको 20th सेंचुरी का डार्विन कहा गया था, ठीक है। इन साइंटिस्ट ने हमें एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज या बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके अकॉर्डिंग आपकी स्पीसीज की एक डेफिनेशन बनती है, ठीक है। वो क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटी कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी ये कहना ही चाह रहे हैं कि अगर आपके पास आपके जो स्पीसीज है उसके पास फंडामेंटल सिमिलैरिटी सेम है, ठीक है, सेम ही फीचर है आपके अंदर, और वो क्या कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, ब्रीड कर रहे हैं, इंटरब्रीड कर रहे हैं, तो जो उनके बच्चे होंगे ना वो फर्टाइल होंगे, ठीक है, यानी कि वो भी कैपेबल होंगे कि वो भी अपने आगे जाके बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या कर रहे हो, एक स्पीसीज उठा रहे हो आप और दूसरी स्पीसीज के साथ आप क्या करवा रहे हो, अब फोर्सफुली, वो नेचुरली तो होगा नहीं, पहली बात फोर्सफुली आपने क्या करवाया, इंटरब्रीड करवाया, और अगर बच्चे पैदा हुए, जनरली वैसे तो बच्चे पैदा होते नहीं है, ठीक है, लेकिन कई केसेस में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे म्यूल है, ठीक है, और अदर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो म्यूल है, ठीक है ना। तो अगर आपने फोर्सफुली आपने करवाया है, उसके बच्चे पैदा करवाए हैं, तो क्या होगा, वो इनफर्टाइल होगा, कैपेबल नहीं होगा, आप सिर्फ उनसे फिजिकल काम, मतलब किसी भी तरीके का काम करवा सकते हो। आपको एक और एग्जांपल याद दिला देता हूं, लाइगर, जैसे कि आपका म्यूल हुआ ना, सिमिलर आपको लाइगर भी क्या देखने को मिलता है, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जब इंटरब्रीडिंग होती है ना, तब जाके ऐसी स्पीसीज देखने को मिलती है जो कि आगे जाकर अपनी कोई संतान बना नहीं सकती, यानी अपने ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर सकती। और यही जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कहलाता है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, ठीक है।
देन एग्जांपल याद रखना स्पीसीज के एग्जांपल क्या है, देखो पैंथरा टिग्रिस टाइगर की स्पीसीज, मतलब ये आपकी स्पीसीज है। सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो की है। पैंथरा लियो लायन। मैंजिफेरा इंडिका मैंने बता दिया मैंगो की स्पीसीज है। ट्रिटिकम एस्टिवम ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको है ना एनसीईआरटी के टेबल में देखने को मिलेगा, टेबल दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, जो कि किसकी है, वीट की है, ठीक है ना, गेहूं की। देन होमोसेपियन ये भी आपको एनसीईआरटी के टेबल में मिलेगा, ठीक है, ये भी याद रखना। ये कुछ आपको है ना एग्जाम्पल दिखाए हैं मैंने आपको स्पीसीज के, जो कि आपको याद रखने हैं, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट है ना वो यहाँ पर स्टार वाले, ठीक है। अब आगे चल लेते हैं, अब इसके बचे हुए पार्ट देखते हैं, फिर इस चैप्टर को खत्म करेंगे, इसे नोट डाउन कर लो। अब देख लेते हैं फटाफट से जीनस क्या होते हैं। देखिए बच्चों जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद लेस सिमिलैरिटी देन स्पीसीज। जैसा कि अभी हमने देखा था कि स्पीसीज के अंदर बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटी होती है ना। अब जीनस क्या है, जीनस में आपको धीरे धीरे अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे है ना, तो धीरे धीरे सिमिलैरिटी कम होती जाएगी। जीनस की अगर बात करूं, जीनस दो टाइप के हो सकते हैं, पॉलीटिपिक जेनरा और मोनोटिपिक जेनरा। पॉलीटिपिक का सिंपल सा अर्थ है, सिंपल सा मतलब है जब कोई भी सेम मतलब दो या दो से ज्यादा स्पीसीज अगर एक ही जीनस को शेयर करे, है ना, व्हेन मोर देन टू स्पीसीज शेयर सेम जीनस, तो उसे अपन क्या कहते हैं, पॉलीटिपिक जेनरा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल पैंथरा और सोलेनम। पैंथरा के अंदर भी आप देखोगे लायन आ जाता है, टाइगर आ जाता है, लियोपार्ड आ जाता है, ये सारे क्या कर रहे हैं, सेम ही जीनस को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, यानी शेयर करते हैं। फिर वही बात करते हैं सोलेनम की, तो सोलेनम क्या करता है, सोलेनम के अंदर आप देखोगे टोमेटो देखोगे, पोटैटो देखोगे, ब्रिंजल देखोगे एटसेट्रा, इसके अंदर भी बहुत सारी वैरायटी दिखती है, क्लियर। वही बात करते हैं अगर मोनोटिपिक जेनरा क्या होता है, मोनोटिपिक यानी जब एक स्पीसीज के पास एक ही जीनस हो, जैसे कि होमो यानी ह्यूमन के पास ही है, मतलब इस पूरे संसार में होमोजीनस सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यानी ह्यूमंस के पास है। सिमिलरली जिंकगो भी एक प्लांट पढ़ोगे आप आगे जाके प्लांट किंगडम के अंदर, वहां देखोगे जिंकगो बिलोवा के बारे में, ठीक है, इसी के पास अकेला ये जीनस है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, अब ये सारा हो गया अपना जीनस हो गया, इसके एग्जांपल आपने देख लिया सामने आपके। अब बात कर लेते हैं फैमिली की। अब जैसे मैंने अभी बताया जैसे आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ोगे ना स्टेप, जीनस फिर फैमिली फिर ऐसे क्लास ऑर्डर, तो क्या होगा धीरे धीरे सिमिलैरिटीज घटते जाएंगी, है ना, और डिससिमिलैरिटी बढ़ती जाएंगी। देखिए ये रहा सोलेनेसी। सोलेनेसी क्या है, फैमिली है। जब भी अगर किसी के पीछे एसी आ जाए समझ लेना प्लांट की बात कर रहे हैं। सोलेनेसी एक टाइप की फैमिली है। सोलेनेसी के अंदर आपके क्या आ जाएंगे, तीन टाइप के जीनस है, सोलेनम है, पिट्यूनिया है, धतूरा है, ठीक है। सोलेनेसी फैमिली, देन सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा जो है ये जीनस है। फिर वही बात करें सोलेनम की, तो अभी बताया सोलेनम के अंदर क्या आता है, टोमेटो आता है, पोटैटो आता है, ब्रिंजल आ जाता है। देखो ये रहा, ये क्या है, टोमेटो पोटैटो ब्रिंजल, ये तीनों सोलेनम के अंदर आते हैं और ये स्पीसीज है, ये स्पीसीज जीनस देन फैमिली, क्लियर। सिमिलरली बात करते हैं ऑर्डर की, तो ऑर्डर में क्या है भाई, अब जैसे ऊपर जा रहे हो कैरेक्टर घटते जा रहे हैं, सिमिलर कैरेक्टर। पॉलीमोनियल, अब पॉलीमोनियल क्या है, पॉलीमोनियल आपका ऑर्डर है। अब पॉलीमोनियल के अंदर आपके दो क्या आ जाते हैं, दो फैमिली आती है, ठीक है, एक आती है सोलेनेसी और एक आ जाती है आपकी कॉन्वल्वलेसी, ये दोनों फैमिली है। सोलेनेसी की बात करूं तो अभी बात करी थी, सोलेनेसी के बारे में देख लिया था आपने। तो सोलेनेसी के अंदर आते हैं आपके सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा, जीनस। फिर और नीचे जाओगे तो सोलेनम के अंदर देखोगे तो सोलेनम के अंदर आ जाता है आपको वही टोमेटो, पोटैटो और ब्रिंजल, ठीक है भाई। क्लास की बात करें तो क्लास के अंदर आप देखोगे ये डाइकोटिलीडनी, मोनोकोटिलीडनी, ठीक है, इस तरीके से आप क्या देखोगे, क्लास देखते जाओगे, है ना। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया किसका, डाइकोटिलीडनी का, ये क्लास है। फिर नीचे आओगे सेपिंडल्स एंड पॉलीमोनियल, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई ऑर्डर। फिर पॉलीमोनियल के नीचे जाओगे तो वही आ जाएगा सोलेनेसी, कॉन्वल्वलेसी। फिर सोलेनेसी के नीचे आओगे तो आपको मिलेगा क्या, जीनस, सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा। फिर सोलेनम के अंदर वही सेम चीज, स्पीसीज टोमेटो, पोटैटो और ब्रिंजल। अब बात कर लेते हैं अपनी फाइलम में डिवीजन की। तो यहाँ पे अब मैंने एग्जांपल देखो, यहाँ पे तो अपन प्लांट की बात करते चल रहे, तो यहाँ पे भी अपन ने क्या लिया है, आप देख के चल रहे हो। यहाँ पे फिलहाल मैंने क्या ले रखा है, एग्जांपल के तौर पर फाइलम लिया है ना। यहाँ तो प्लांट लेके चल रहे थे, इस बार हमने एनिमल की बात करी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं फाइलम की, तो कॉर्डेटा क्या है, कॉर्डेटा एक टाइप का फाइलम है, आप जानते हो, आप नहीं भी जानते हो तो अभी मैं आपको बताऊंगा एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम क्या होता है, फाइलम के अंदर और कैटेगरीज क्या है, ठीक है। तो कॉर्डेटा एक फाइलम है। देन उसके नीचे आओगे तो मैमल्स क्लास होती है। अब बात करते हैं मैमल्स के अंदर प्राइमेटा एंड कार्निवोरा आते हैं। मैमल्स के अंदर प्राइमेटा एंड कार्निवोरा आते हैं। कार्निवोरा आपका ऑर्डर है और इसी कार्निवोरा के अंदर आप देखोगे तो फेलिडी कैनिडी आ जाती है जो कि फैमिली है। फिर और नीचे जाओगे तो फेलिडी के अंदर आपको देखने को मिलेगा पैंथेरा,
ठीक है। पैंथेरा आपकी जीनस है और पैंथेरा के अंदर आपको मिलेगा लियो, मतलब पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियोपार्ड, ये सारी स्पीसीज है। तो इसी ऑर्डर में आपका चल रहा था, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम। और सबसे टॉप पे जाओगे तो किंगडम। अब किंगडम की अगर मैं बात करूं तो किंगडम इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कैटेगरीज, है ना, और क्लासिफिकेशन। और इसके अंदर आप जनरली 5 टाइप के किंगडम पढ़ने वाले हो, ठीक है। पहला पढ़ोगे आप मोनेरा के बारे में, देन पढ़ोगे आप प्रोटिस्टा के बारे में, फिर आपका आ जाएगा फंजाई, फिर आपका प्लांटी, एट द एंड एनिमेलिया, ठीक है। तो ये आपका किंगडम है और इसके ऊपर तो आपका नेक्स्ट चैप्टर ही है, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड।